हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मेंटर सत्यमणि त्रिपाठी और आप लोगों के लिए जो मैंने स्पेशल सीरीज यूपी टेट, सी टेट और जे टेट या अन्य किसी राज्य के टेट परीक्षाओं के लिए जो सभी में मनोवैज्ञानिकों का जो मैंने सीरीज शुरू किया था सीडीपी का, उसी के अंतर्गत आज हम लोग बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे आप कह सकते हो बीएफ स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको इससे अत्यधिक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मनोविज्ञान में जो बीएफ स्किनर का रोल था साथियों, वो बहुत ही अहम था, क्योंकि इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत ये बीएफ स्किनर का नाम सर्वोपरि आता है। वह अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और वह कट्टर व्यवहारवादी थे। स्किनर ने ठंडाई के जो लॉ ऑफ इफेक्ट था, यानी प्रभाव का नियम, उसको परमार्जित करके 1938 में अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। साथियों, आपको याद करना है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसी के अंतर्गत इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आइए इनके परिचय के बारे में पढ़ते साथियों। बीएफ स्किनर साथियों एक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यवहारवाद का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। उन्होंने पावलोव के उद्दीपन अनुक्रिया यानी स्टिमुलस एंड रिस्पांस मॉडल को बदल करके रिस्पांस, यानी आपको यहाँ पे रिस्पांस नहीं करना है, रेनफोर्समेंट और स्टिमुलस का मॉडल प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत से यह स्पष्ट करता है कि किसी भी इंसान या पशु का व्यवहार उसके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों पर निर्भर करता है साथियों। जैसे आप ये समझ सकते हैं साथियों कि किसी भी क्रिया को होने के बाद में जो परिणाम प्राप्त होते हैं साथियों, वही यह निर्धारित करते हैं कि वह व्यवहार भविष्य में दोहराया जाए मजबूती के साथ या उसे विलुप्त कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए साथियों, आपके पास भूख लगी है, आपको भूख लगी है और आपके सारे खाने के सामान किचन में रखे जाते हैं। तो भूख लगने के बाद में आप किचन की ही तरफ दौड़ेंगे। अगर जो मान लिया जाए तो उस चीज़ को आने वाले समय में फिर दोहराएंगे। जैसे कभी फिर भूख लगी तो फिर भी आप किचन की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन अगर जो मान लिया जाए वहीं पे आपके पास निगेटिव इन्फोर्समेंट हो, यानी आपके पास नकारात्मक पुनर्बलन हो। जैसे आपने क्या किया कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट को नहीं लगाया और गाड़ी में बीप बीप की आवाज़ आती है जो आपको परेशान करती है, तो अगली बार उस गलती को ना करके क्या करेंगे, आप लोग सीट बेल्ट लगा लेंगे साथियों। तो इसमें इस लाइन में कहने का यही मतलब है साथियों। देखिए इनकी कुछ मुख्य स्तब्ध और शब्दावली थी, जिसे कोर कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी कह सकते हो साथियों। देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा था साथियों, पुनर्बलन, जिसे रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं। जैसे कोई भी ऐसा तत्व या परिणाम जो किसी के व्यवहार को दोबारा होने की संभावना को बढ़ाता है। जैसे आपका रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत, पुनर्बलन के अंतर्गत साथियों क्या होता है कि जब आप कोई पॉजिटिव कार्य करते हैं, जैसे पॉजिटिव कार्य का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए साथियों आपको भूख लगी, भूख लगने के बाद आप किचन की तरफ दौड़ते हैं तो आपको भूख मिटती है, आपको संतुष्टि मिलती है। तो उसी प्रकार से फिर जब आपको दोबारा भूख लगेगी तो आप किचन की तरफ दौड़ेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव पुनर्बलन हो जाएगा साथियों, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा साथियों। लेकिन अगर जो वहाँ पे दंड की बात करें, जैसे कोई भी ऐसा तत्व या परिणाम जो किसी अवांछित व्यवहार को दोबारा होने से रोकता है या घटाता है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, तो गाड़ी में बीप बीप की आवाज़ आती है जो आपको इरिटेट करती है साथियों। तो क्या करते हैं, आप अगली बार उस काम को दोबारा ना दोहराना पड़े, इसीलिए आप सीट बेल्ट को बांध लेते हैं साथियों। तो ये क्या होता है कि आपकी जो वातावरण में किसी भी असुविधा या अप्रिय चीज़ होता है उसको दूर करता है और उसको हटाता है साथियों। तो ये आपका रीइंफोर्समेंट साथियों पॉजिटिव होता है, और दंड क्या होता है साथियों, निगेटिव होता है। जिससे पनिशमेंट आपका क्या होता है, निगेटिव होता है साथियों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे साथियों आपका रीइंफोर्समेंट के बारे में जो व्यवहार बढ़ाना होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे आप इसको ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। जैसे रीइंफोर्समेंट में जो पॉजिटिव कुछ नया जोड़ते हैं साथियों, जैसे छात्र को अच्छा काम करने पर पुरस्कार, नगद इनाम, प्रशंसा, शाबाशी देना, ताकि उस व्यवहार को वो बच्चा बार बार क्या करे, दोहराए। और निगेटिव इन्फोर्समेंट में क्या होता है, छात्र के रास्ते में किसी दर्द, शोर या डांट, अप्रिय वस्तु को हटा देना, जिससे उसे राहत मिले और उसका व्यवहार सही व्यवहार की तरफ बढ़े। जैसे मान लिया जाए आप कहीं पे पढ़ने जाते हैं और आपको आने जाने में असुविधा होती है साथियों, तो आप क्या करेंगे, अपने घर से ही कुछ ना कुछ साधन या यातायात की व्यवस्था करेंगे, ताकि आप टाइम टू टाइम स्कूल पर पहुंच सकें। ये नहीं करेंगे कि साथियों आप पैदल जाएंगे। ठीक है साथियों,
अगला जो इनका पॉइंट है दंड, जिसे पनिशमेंट कहते हैं। इसमें व्यवहार घटाना ट्रिक याद कर सकते हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता या शरारत करने पर छात्र को अध्यापक द्वारा डांटा जाना या अतिरिक्त काम देना या जुर्माना लगाना, ताकि बच्चा उस काम को दोबारा ना करे। जैसे आप क्लास में लेट हो जाते हैं साथियों, तो आपके टीचर क्या करते हैं, आपको क्लास से में घुसने से पहले 5-10 मिनट के लिए बाहर खड़ा कर देते हैं, ताकि आप अगली बार कक्षा में आने से पहले टाइम टू टाइम क्लास में अपडेट कर जाए। निगेटिव पनिशमेंट साथ क्या होता है, छात्र के पढ़ाई ना करने पर उसकी सबसे प्रिय चीज़ जैसे स्मार्टफोन, खेलने का सामान या पॉकेट मनी वापस छीन लेना। जैसे कोई छात्र है, गार्जियन उससे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो पढ़ने न जा करके किसी अन्य जगह पे लग जाता है, तो जितनी सुख सुविधाएं गार्जियन की द्वारा दी जानी होती है उसे गार्जियन छीन लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव पनिशमेंट हो जाएगा। अब आप इसको उदाहरण के तौर पे भी, व्यवहारिक उदाहरण के भी तौर पे देख सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे धनात्मक पुनर्बलन होता है साथियों, जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। परीक्षा में टॉप करने पर माता पिता द्वारा बच्चों को उसकी पसंदीदा साइकिल या कोई उपहार प्रदान करना। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, जैसे कार में बैठने पर सीट बेल्ट ना लगाने पर लगातार बजने वाले इरिटेटिंग आवाज़, बीप की साउंड का आना, जैसे ही आप सीट बेल्ट लगाते हुए दर्दनाक आवाज़ बंद हो जाता है। यहाँ आवाज़ का हटना एक राहत है जो सीट बेल्ट लगाने को सही व्यवहार की ओर बढ़ाता है। क्या होता है, क्लास में होमवर्क ना करके लाने पर शिक्षिका द्वारा क्या किया जाता है, कड़ी फटकार लगाई जाती है, ताकि अगली बार से उस कार्य को आप करके लाएं। और ऋणात्मक दंड क्या होता है, जैसे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा हो जाने पर बच्चों को वीडियो गेम रिमोट 2 दिन के लिए जब्त कर लेना। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना साथियों, इसका की पॉइंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग स्किनर के जो आपका जो एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्किनर ने जो प्रयोग किया था साथियों, किस पे किया था, आपका सफ़ेद चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था। आपसे यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछ लेता है, क्योंकि ये फैक्चुअल एग्ज़ाम होता है, उसमें पेडागोजी से रिलेटेड उतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, जिनमें उनके किताबों के नाम मनोवैज्ञानिकों के और मनोवैज्ञानिकों के कथन दे दिए जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जो BF स्किनर का जो क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, उसमें इन्होंने जो प्रयोग किया था, एक सफ़ेद चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था। तो आपका जो सफ़ेद चूहे वाला जो आपका प्रयोग था वो काफ़ी सफल हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए स्किनर ने सबसे पहले प्रसिद्ध प्रयोग एक विशेष रूप से निर्मित बॉक्स में एक भूखे चूहे पर किया था, जिसे मनोवैज्ञानिक ने स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। देखिए ये क्या है साथियों, ये आपका देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा बॉक्स है, ये स्किनर बॉक्स है। इसके अंतर्गत क्या है कि ये आपका चूहा है, ये चूहा है जो भूखा चूहा है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लीवर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कटोरी रखी हुई है और इसमें से भोजन गिरेगा। यानी इसमें क्या है साथियों, क्या है, ये चूहा आपका पूरा तरीके से बंद है, और चूहा बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है। उछल कूद करने के बाद में अचानक उसका पैर इस लीवर पर पड़ता है। लीवर पर पड़ने के बाद में चूहे के सामने आपके भोजन के कुछ गोली गिरते हैं, वो चाहे मक्का के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, और चूहा खा करके उससे संतुष्टि ले लेता है। लेकिन दोबारा क्या करता है चूहा, उसी काम को दोबारा रिपीट करता है, फिर अपनी गलती को कम करता है साथियों। जो एक्स्ट्रा दौड़ कूद कर रहा था उसमें उसकी कमी आती है, फिर दोबारा उसका पैर लीवर पर पड़ता है, फिर भोजन की गोली मिल जाती है, फिर चूहा संतुष्ट हो जाता है। तो इस क्रिया को उन्होंने देखा कि जब चूहा ने उछल कूद क्या किया, ज़्यादा करना शुरू किया, उसके बाद में जब ये लीवर को दबाने से भोजन पाने लगा, तो क्या किया, उसने उछल कूद करना कम कर दिया और डायरेक्ट लीवर को ही दबा करके भोजन पाना शुरू कर दिया। यानी अपनी गलतियों को कम करके जो है अपना भोजन सिर्फ खटके को दबा करके पाना शुरू कर दिया। जैसे आप समझ सकते हैं, चूहा बॉक्स के अंदर भूखा होने के कारण कई तरीके से उछल कूद करता है। अचानक उसका पैर लीवर पर खटके पर पड़ता है, जिससे खट की आवाज़ होती है, खाने का टुकड़ा आ जाता है। यहाँ भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन का काम करता है। क्या करता है, जैसे आपको भूख लगी, आप किचन की तरफ दौड़े, उसी तरीके से चूहे को क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी धनात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, जिससे चूहा फालतू की गतिविधियों को बंद करके अब सीधे लीवर को ही दबाना शुरू कर देता है। देखिए पुनर्बलन की अनुसूचियों में यानी शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत देखेंगे साथियों, तो आपका सतत पुनर्बलन होता है, जिसे कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आप इसे शॉर्ट ट्रिक में 2 लाइनें लिखी गई है, उसको समझ लीजिए। जब छात्र की हर एक सही अनुक्रिया पर तुरंत पुरस्कार या तारीफ मिले, यह किसी भी नए व्यवहार को सीखने की शुरुआत के लिए उत्तम है। जैसे क्या है कि कोई बच्चा अपने क्लास में खूब अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, तो टीचर के द्वारा उसे स्टार दे दिया जाए या कोई उसे पुरस्कार दे दिया जाए, तो उस बच्चा जब अगली क्लास में जाएगा तो वो फिर सोचेगा कि मैं टॉप करूं, ताकि उसे कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट मिलती रहे। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया
आंशिक पुनर्बलन, जिसे आप पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब हर बार पुरस्कार ना देकर केवल कुछ चुनिंदा बार ही दिया जाए, यह सीखे गए व्यवहार को स्थायित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके 4 प्रकार हैं। जैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके पास परीक्षा हो रही है, जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट है, सेकेंड यूनिट टेस्ट है, और आपका जो है आपका मिड सेशन का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, और इंड सेशन का एग्ज़ाम होता है। तो जो है फर्स्ट यूटी और सेकेंड यूटी में ना पुरस्कार दे करके आपको फाइनल जो आपका इंड एग्ज़ाम था उसमें टीचर ने क्या किया, आपको कोई पुरस्कार दिया। तो इससे आंशिक पुनर्बलन यानी हर परीक्षाओं में आपको पुरस्कार ना दे करके सिर्फ एक परीक्षा में दिया जाए। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है निश्चित अनुपात यानी फिक्स्ड रेशियो, यानी एक निश्चित समय में सही उत्तर देने के बाद में ही इनाम देना। जैसे मैंने क्या कहा कि आपकी 4 एग्ज़ाम हुई, 4 एग्ज़ाम में मैंने क्या किया, लास्ट वाले ही एग्ज़ाम में आपको स्टार दिया, तो वही चीज़ इसके अंतर्गत कही गई है। दूसरा है परिवर्तनीय अनुपात, जिसे वेरिएबल रेशियो कहते हैं। पुरस्कार मिलने की संख्या निश्चित नहीं होती है, वह कभी भी मिल सकती है। जैसे जुआ या लॉटरी, जैसे बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं साथियों, तो उसमें बहुत बार हारते हैं और कोई चांस नहीं कि कितनी बार हारने के बाद में वो जीत जाएंगे, तो वो परिवर्तनीय अनुपात के अंतर्गत आता है। निश्चित अंतराल, जैसे एक निश्चित समय अवधि बीत जाने के बाद में पुनर्बलन देना, जैसे प्रतिमाह मिलने वाले वेतन या साप्ताहिक टेस्ट। जैसे मैंने आपको साप्ताहिक टेस्ट लिया, हर हफ्ते मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूँ और हर हफ्ते में मैं आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ साथियों, तो निश्चित अंतराल के अंतर्गत आ जाएगा। और आपका वेरिएबल इंटरवल होता है यानी परिवर्तनीय अंतराल होता है। समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, कभी भी अचानक सरप्राइज टेस्ट या अचौक निरीक्षण। जैसे मैंने कहा कि मेरा पहला चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हम कभी भी आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। अब वो दूसरा चैप्टर चल रहा हो या तीसरा चैप्टर चल रहा हो, तो उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकता हूं। तो आपका वो परिवर्तनीय अंतराल यानी वेरिएबल इंटरवल के बाद में आ जाएगा। चलिए, अब इनके थ्योरी को किस किस नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए, इनके थ्योरी को सबसे पहले आप याद रखेंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, और आर टाइप थ्योरी कहते हैं, या आर या एस टाइप थ्योरी कहते हैं। नियमित अनुबंधन का सिद्धांत यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, जिसे आप क्या कह सकते हो, कंडीशनिंग ऑपरेंट थ्योरी भी कह सकते हो। यानी आर टाइप की थ्योरी कहते हैं, पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहते हैं, और आपका नैमित्य अनुबंधन का सिद्धांत यानी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, यानी कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। आपको इंग्लिश ही याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, आर एस का संबंध है, स्किनर ने ठंडाई के एसआर यानी स्टिमुलस और रिस्पांस सिद्धांत को बदलकर स्थापित किया। पहले सही अनुक्रिया यानी आर महत्वपूर्ण है, उसके बाद में उद्दीपन यानी आपका स्टिमुलस मिलता है। जैसे इन्होंने कहा कि जो आपका भूखा जो चूहा था, भूखा चूहा क्या करता है, लीवर को दबाता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो आपका चूहा था साथियों, उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, आपका रिस्पांस आता है। रिस्पांस के बाद में यानी रीइंफोर्समेंट आता है, यानी पुनर्बलन होता है जो पॉजिटिव होता है, यानी बार बार वह प्रक्रिया चूहा लीवर को दबाने के लिए जो एक्स्ट्रा उछल कूद कर रहा था उसको कम करके सिर्फ लीवर को दबा करके गोली को खाने की गोली को पा जाता है। तो उन्होंने रिस्पांस को महत्व दिया। उसके बाद में उन्होंने स्टिमुलस को कहा कि जब आपके पास रिस्पांस आ जाएगा तो आप स्टिमुलस ऑटोमेटिक पा जाओगे। लेकिन स्किनर के केस में क्या था, उन्होंने स्टिमुलस को ज़्यादा महत्व दिया और रिस्पांस को थोड़ा कम महत्व दिया, इसलिए उन्होंने स्टिमुलस को पहले रखा और रिस्पांस को बाद में। दूसरा है आकृतिकरण। जब किसी जटिल व्यवहार को सीखने के लिए लक्ष्य के करीब जाने वाले छोटे छोटे सही कदम लगातार पुनर्बलन देकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, शेपिंग कहते हैं। जैसे क्या था, चूहा उस जो स्किनर बॉक्स था उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उछल कूद मचा रहा था। जब उसे पता चला कि लीवर को दबाने से भोजन की गोली मिल जाती है, तो उसने एक्स्ट्रा उछल कूद को कम कर करके सिर्फ लीवर को दबा करके भोजन पाना सही समझा। तो वह आकृतिकरण के अंतर्गत आ जाता है। और आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत यानी अभिकर्मित अनुदेशन भी इस सिद्धांत को कहते हैं। स्किनर के इसी सिद्धांत के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर आधारित शिक्षण टीचिंग मशीनों या पाठ सामग्री को छोटे छोटे फ्रेमों में बांटकर सीखने की विधि का आविष्कार हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है, इनकी थ्योरी को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड थ्योरी भी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी साथियों। अब आप ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे आर-एस कनेक्शन को याद करने का अचूक तरीका, जैसे थर्नडाइक और पावलोव जैसे मनोवैज्ञानिक यस यानी उद्दीपन यानी रसगुल्ला दिखाते थे,
तब काम होता था, लेकिन स्किनर कहते हैं पहले काम होता है फिर इनाम होता है। स्किनर कहते हैं पहले रिस्पॉन्स आता है यानी रीइंफोर्समेंट आता है, फिर स्टिमुलस होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जो है रसगुल्ला यानी उद्दीपन को दिखाओ फिर काम होगा, लेकिन उन्होंने कहा पहले काम होगा फिर उसके बाद में आपका क्या इनाम मिलेगा। तो लीवर को दबा कर मेहनत करो तभी खाना मिलेगा। और दूसरा ट्रिक आपको याद रखना है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में अंतर देखिए। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आपकी ऐड बिहेवियर होता है या रिपीट बिहेवियर होता है, यह हमेशा व्यवहार की गति को बढ़ाएगा, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और पनिशमेंट के अंतर्गत होता है साथियों, यह हमेशा गलत व्यवहार को रोकता है या घटाता है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, बीप बीप की आवाज़ आ रही है जो आपको इरिटेट कर रही है, तो आप क्या करोगे, उस व्यवहार को कम करके अगली बार से गाड़ी में बैठते समय सीट बेल्ट जरूर लगाओगे। ट्रिक नंबर तीसरा, प्लस और माइनस का नियम। देखिए पॉजिटिव में वातावरण में कुछ नया देना या जोड़ देना, जैसे पुरस्कार देना या डांट देना। और निगेटिव में क्या करेंगे साथियों, वातावरण में कुछ हटा देना या छीन लेना। जैसे आप कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने के बाद में वह स्कूल ना जाकर कहीं और चला जा रहा है, उसके गार्जियन के द्वारा उसकी सारी सुख सुविधाओं को छीन लेना, तो निगेटिव के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा, अगले किस मनोवैज्ञानिक पर आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।